मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तिकड़ी ट्रंप की सारी अकड़ निकाल रही हो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने भी आज ट्रेलर दिखा दिया कि नया भारत रशिया चाइना के साथ एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तिकड़ी बनाने में कामयाब है। जमीन पर अगर आप इस मुद्दे को देखने की कोशिश करें तो हमें नीति के आधार पर कुछ भी हासिल नहीं होता। ये जो झूठ हमें कहा गया है और ये झूठ प्रधानमंत्री खुद नहीं कहते, ये झूठ या तो उनके चमचों के जरिए से आता है या तो भाजपा की जो इश्तेहार है वहां से आता है कि पापा ने वॉर रुकवा दी। मुरादाबाद से लेकर कानपुर से लेकर सूरत, वडोदरा, बड़े बड़े शहर जो हैं तबाही हो रही है वहाँ छोटी इंडस्ट्रीज में। पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि अगर मुझसे लोहा मोल लिया और मेरी बात नहीं मानी तो ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को हमने दोस्त माना, जिस व्यक्ति के हम गले पड़े, उसने हमारे साथ ये सलूक किया क्योंकि उसको लगा कि इसमें उसका फायदा है। इतना हंसते क्यों हैं जब वो देश से बाहर जाते हैं? वो लोगों को से चिपक क्यों जाते हैं? उनसे चिपट क्यों जाते हैं नेताओं से? तो जहां पर लगे कि मुश्किलात हो, जहां पर लगे कि मेरी जो इमेज है उसे कोई ठोस पहुंचे, वहां से भाग जाते हैं। कि चीन जो अभी पाकिस्तान का जिसने साथ दिया, और अभी हमारे चैनल डिबेट कर रहे थे, हमारे खुद जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे थे कि हमारी लड़ाई चीन प्लस पाकिस्तान प्लस चीन से हुई है। उसी चीनी राष्ट्रपति से मिलने के लिए चीन चले गए। गहराई से सोचने वाला शख्स नहीं है ये। शी समझ गए, ये पुतिन समझ गए, ये ट्रंप जो खुद मूर्ख है वो भी समझ गया। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आपको याद होगा पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान एक नारा और एक मुद्दा जो आम जनता को बताने की कोशिश हुई और जो समझाने की कोशिश हुई वो ये थी कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, यानी उनकी ज़िंदगियां बेहतर हुई हो ना हुई हो, जो लोग नरेंद्र मोदी को 14, 19 और 2024, इसके अलावा तमाम तरह के असेंबली इलेक्शंस, यहाँ तक कि म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन में भी जो एक मुद्दा बढ़ चढ़ कर सामने आया वो ये कि नरेंद्र मोदी ने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन उन्होंने भारत को विश्व गुरु बना दिया है। भारत का नाम पूरी दुनिया में ऐसे चमक रहा है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। हद तो ये हो गई कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, इस तरह के लोग भी जो मुझे फ्लाइट्स में मिले, कंपनियों के सीईओज थे, वो भी ये कहने लगे कि नरेंद्र मोदी की राजनीति से मैं सहमत नहीं हूँ, जो सामाजिक बंटवारे की राजनीति है, लेकिन एक बात ज़रूर दुरुस्त है कि उन्होंने विश्व गुरु बना दिया। और इसी तस्वीर को आपने इस हफ्ते लगातार अपने टेलीविज़न चैनल पर देखा, जबकि व्लादिमीर पुतिन और इसके अलावा शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी, ये तीनों लोग आपस में हंसते हुए, बातें करते हुए, नरेंद्र मोदी मुंह खोल के बड़े बड़े तरीके से हंस रहे हैं जैसा उन्हें हंसते हुए हम कभी नहीं देखते भारत में। भारत में हमेशा वो इस तरह की बातें कहते हुए पाए जाते हैं कि देखिए मुझे सताया जा रहा है, देखिए मुझे गालियां पड़ रही हैं, मेरे परिवार को गालियां पड़ रही हैं, मेरे दुश्मन बने हुए हैं, हिंदू धर्म के दुश्मन हैं। लेकिन जैसे ही वो भारत की सरहद पार करते हैं, एक अजीब तरीके से मिलने लगते हैं जो विश्व के नेता हैं उनसे। और इसको जो टीवी चैनल्स हैं और जो उनका बड़ा ही प्रिय मीडिया है वो ये बताने की कोशिश करता है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी पर्सनल डिप्लोमेसी, यानी अपनी शख्सियत की कशिश से पूरी दुनिया को चकाचौंध कर दिया है। इतनी रोशनी है उनके अंदर। ज़मीन पर अगर आप इस मुद्दे को देखने की कोशिश करें तो हमें नीति के आधार पर कुछ भी हासिल नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर, यानी कि अमेरिका से लेकर, चीन से लेकर, पाकिस्तान से लेकर, अरब देशों में भी हर जगह भारत जो है वो अपने सिर्फ और सिर्फ दुश्मन खड़े कर रहा है। आकार पटेल जाने माने कॉलमनिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर और साथ ही वो अध्यक्ष हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के। उन्होंने एक बेहतरीन राइटअप लिखा है इसी बारे में कि मोदी की जिस पर्सनल डिप्लोमेसी को लगातार ताली बजती रहती है उसके बारे में, वो किस तरह से ज़मीन पर पूरे तरीके से धड़ाम है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि मीडिया एक तरफ आपको बताने की कोशिश करता है कि कैसे विश्व गुरु हम बन गए हैं, विश्व बंधु हम बन गए हैं, और दूसरी तरफ पूरे तरीके से नाकाम हुए हैं नरेंद्र मोदी विश्व पटल पर। आकार पटेल, मैं देख रही हूँ कि आप सबसे ज़्यादा, यानी नरेंद्र मोदी के जो विरोधी भी हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि भाई उनकी पर्सनल जो शख्सियत है उसको ये देखिए कि अलग अलग देशों में, एशिया से लेके अफ्रीका तक, यूरोप से लेके अमेरिका तक, हर जगह उनको अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए जा रहे हैं, और ये उनकी पर्सनैलिटी का और पर्सनल डिप्लोमेसी का, यानी कि राजनयिक मामलों में जो उनकी व्यक्तिगत जो शख्सियत है उसका चमत्कार है। ये बार बार कहा जाता है, लेकिन आप इससे असहमत नजर आते हैं। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ऊपर का जो गुब्बारा है, जो मैं फुलाऊं और कहूं कि
दुनिया के अंधेरे में सिर्फ भारत एक रोशनी का चिराग है, भारत विश्व गुरु है, भारत G20 का सरबराह है, ये मैं अपने लोगों पर थोपूं और वो माने, और वो ठीक है क्योंकि ये अंदरूनी चीज है। मैं किसी से झूठ बोलूं, उसका फायदा मैं लूं, ये शायद नैतिकता के हिसाब से ठीक ना हो, लेकिन ये फायदा मुझे हुआ, ये एक बात है। दूसरी बात ये कि मैं झूठ अपने आप से बोलूं, मैं अपना जुमला अपने गले के अंदर करूं, यहाँ पर गड़बड़ होगी। भारत के साथ हुआ ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एक पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी जो 2014 के बाद हमने देखी, उससे भारत को कोई फायदा हुआ है। ये बात जैसा कि हम पिछले 2-3 महीनों से देख रहे हैं, ये झूठ है कि जिन लोगों से हमने तमाचा खाया है पहले, उनके पास हम जा रहे हैं, उसके बाद के जिन लोगों के पास ये तमाचा खाने के बाद हम गए, उन्होंने भी हमें तमाचा मारा। तो भारत का आज कोई ना तो कोई स्तर है विश्व की डिप्लोमेसी में, ना तो जो 15 साल पहले माजी में एक रेपुटेशन था भारत का कि ये एक अलग, एक हटकर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कायम करती है, ऐसा देश है, वो भी अब नहीं है। तो कोई फायदा हमें हुआ नहीं है। ये जो झूठ हमें कहा गया है, और ये झूठ प्रधानमंत्री खुद नहीं कहते, ये झूठ या तो उनके चमचों के जरिए से आता है, या तो भाजपा की जो इश्तेहार है वहां से आता है कि पापा ने वॉर रुकवा दी। जब विदेश मंत्रालय से कहा जाता है कि ये भाई इसकी कोई विगत है आप, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो कोई चीज नहीं थी। तो ये झूठ हमने निगल दिया है, अपना ही जुमला। इसका कारण ये है कि भारत अपने आप को इस स्थिति में आज पाता है। लेकिन इसमें हैरानी की बात यह है कि देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी का ये जो दौर है, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी का, जिसमें कोई भी देश एक दूसरे से अलग होकर तरक्की कर ले, ये लगभग नामुमकिन है। सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं, सभी देशों के जो भूगोल उतने ना मिले हों, लेकिन अर्थव्यवस्थाएं मिली हुई हैं, और सबकी जो प्रगति है वो भी आपस में तरक्की कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। अब हम यहाँ बात करते हैं दो देशों की, खासकर भारत और रूस का रिश्ता और भारत और चीन का रिश्ता, और उसी के बरक्स जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो जिस तरह से भारत को सज़ा देने का काम कर रहे हैं। आपने यहाँ पे इस आर्टिकल में लिखा है कि नरेंद्र मोदी को और भारत को एक तरह का उदाहरण बनाकर पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि अगर मुझसे लोहा मोल लिया और मेरी बात नहीं मानी तो ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मतलब मैं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है उसको इस तरह से सजा दूंगा। भारत में इस वक्त मुरादाबाद से लेकर कानपुर से लेकर सूरत, वडोदरा, बड़े बड़े शहर जो हैं, तबाही हो रही है वहाँ छोटी इंडस्ट्रीज़ में, कि जो टैरिफ लगाया है डोनाल्ड ट्रंप में, ये सज़ा सिर्फ मोदी को नहीं मिली, ये सज़ा तो भारत को मिल रही है, भारत के छोटे छोटे मजदूरों को, बिजनेसेस को मिल रही है। तो ये जो पनिशमेंट मिल रहा है भारत को, क्या आपको लगता है ये फेलियर है नरेंद्र मोदी की पर्सनल डिप्लोमेसी का? 2018 में ट्रंप ने मोदी साहब से कहा कि आप ईरान से तेल लेना बंद कर दें। हमने ट्रंप से कहा कि एक तो यूनाइटेड नेशंस के कोई सैंक्शंस नहीं है, यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है हम पर कि ना ले ये तेल। दूसरा ये कि ईरान कुछ फायदे दे रहा है हमें, जैसा कि उधार दे रहा है 60 दिन का, जो ट्रांसपोर्टेशन था टैंकर में वो तेल का, वो मुफ्त था हमें। और जो हमारी रिफाइनरी है यहाँ पर आरफा जी, जो कैलिब्रेट हुई थी ईरानी तेल पे, तो तेल नहीं होता जब निकलता है जमीन से, उसमें कोई केमिकल पदार्थ होते हैं, जहां से निकलता है उसकी बुनियाद पर रिफाइनरी को फाइन ट्यून किया जाता है। इसके बाद हमारे ये कहने के बावजूद ट्रंप ने अपने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जॉन बोल्टन, उनको कहा कि नहीं मोदी मान जाएगा, और मान गए मोदी जी। ये जानकर कि जहां पर कोई हमें नुकसान हो रहा है वहां पर भी छोटे से दबाव पर भारत दब जाएगा, ये जानकर ट्रंप ने हमें एक एग्जाम्पल बनाया है कि मेरी टैरिफ के खिलाफ आप खड़े रहोगे तो मैं आपका हशर ये करूंगा। तो जब स्कूल में कोई बुली
बाकी बच्चों को पीटता है तो वो ये नहीं चाहता कि हमेशा बच्चों को पीटता रहे। वो कोई एक बच्चे को पीट कर उसका ऐसा हशर बनाता है कि बाकी के बच्चे फिर अपना आवाज उठाए नहीं कभी। तो हमारे साथ हुआ ये है कि जिस व्यक्ति को हमने दोस्त माना, जिस व्यक्ति के हम गले पड़े, उसके उसने हमारे साथ ये सुलूक किया क्योंकि उसको लगा कि इसमें उसका फायदा है। दूसरी बात ये कि अगर आप ये मानते हैं कि मेरे पास व्यक्तिगत डिप्लोमेसी की कोई तरकीब है तो आप करें फिर उसे। आप जाकर व्हाइट हाउस में या तो फोन, ट्रंप ने मोदी जो दो महीने पहले मोदी को निमंत्रण दिया कि आप आए व्हाइट हाउस में, मोदी जी नहीं गए। और वो नहीं गए क्योंकि ये जो पर्सनलाइज व्यक्तिगत डिप्लोमेसी है उसका एक पहलू ये है कि जहां पर आपको लाफा मिले, जहां पर आपको तमाचा लगे, वहां पर आप रूठ जाएं, सल्किंग करें आप, जैसा कि कहते हैं अंग्रेजी में। तो जैसा कि चीन के साथ हुआ था पहले, गलवान से पहले मोदी जी शी से 18 बार मिले थे, लेकिन जब गलवान हुआ तो उन्होंने फोन उठाकर बात नहीं की शी से कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो जहां पर लगे कि मुश्किलात हो, जहां पर लगे कि मेरी जो इमेज है उसे कोई ठोस पहुंचे, वहां से भाग जाते हैं ये। तो हमें कोई फायदा नहीं मिला है इस पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी से। और जहां पर मसले खड़े होते हैं वहां पर ये पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी सुलझा नहीं पाती मसले को। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं और इसी पे मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ इस बात पे। जब हमने देखा कि चीन के साथ यानी शी जिनपिंग के साथ और पुतिन दोनों के साथ जब हम तस्वीरें ये देख रहे थे तो जो यहाँ का राष्ट्रीय मीडिया है तथाकथित, जो नरेंद्र मोदी की उनकी पार्टी की ही वाणी बोलता है, उसने इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी दिखाने की कोशिश की। बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनाई कि ये तस्वीर देखकर हैरान हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप को दिल का दौरा पड़ जाएगा। इस तरह से हिंदी में मुहावरे सुनने को देखने को मिले जिसमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम हंसें या रोएं। और ये समझना कि यहाँ पर जो अमेरिका का फ़िलहाल मतलब अमेरिका की जो एम्बेसी है, क्या वो एम्बेसी के लोग इस कवरेज को सिर्फ इसलिए हिंदी में हो रहा है तो नहीं सुनेंगे। तो ये जो चीन के साथ जो नज़दीकी हमें देखने को मिल रही है अभी भारत की, वही चीन जिसके अभी 5 साल पहले गलवान हुआ, जिस गलवान का आप जिक्र कर रहे हैं, और आपने बड़ा हास्यास्पद हालांकि तरीके से आपने कहने की कोशिश की, ह्यूमर डाल के उसमें, कि 18 बार नरेंद्र मोदी मिले गलवान से पहले शी जिनपिंग से, लेकिन समझ नहीं पाए कि चीन क्या चाहता है। इससे ज़्यादा तो वो लोग समझ लेते हैं जो शादी से पहले लोगों को मिलवाया जाता है, दोनों जो जोड़े होते हैं उनको, और 18 से कम बार मिलते हैं फिर भी समझ लेते हैं कि हाँ इस आदमी के साथ मुझे ज़िंदगी गुजारनी है या नहीं गुजारनी है। लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं समझ पाए। अब मेरे सवाल के 2 पहलू हैं। एक तो बात यह है कि चीन जो अभी पाकिस्तान का जिसने साथ दिया, और अभी हमारे चैनल डिबेट कर रहे थे, हमारे खुद जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे थे कि हमारी लड़ाई चीन प्लस पाकिस्तान प्लस चीन से हुई है। तो यानी अभी अभी हमें इतना बड़ा झटका दिया, खून खराबा हमारे देश में हुआ, इतना हमें नुकसान पहुंचा, और उसी चीनी राष्ट्रपति से मिलने के लिए चीन चले गए वहाँ पर, चाहे एससीओ समिट में ही हुए, लेकिन उनके साथ इतना बड़ा मुंह खोल खोल के हंस रहे थे नरेंद्र मोदी जी, और फिर भी इसको मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था। ये हमें मजबूरन चीन के पास जाना पड़ा है। एक बात ये, और ये बात सही है, मेरा ये मानना है कि चीन से हमें दोस्ती रखनी चाहिए, चीन हमारा दुश्मन नहीं है। लेकिन जो हुआ पिछले 7 सालों में, ये भारतीयों को जानना चाहिए कि 2018 में जब ट्रंप की पहली सरकार थी, तब व्हाइट हाउस ने एक डॉक्यूमेंट निकाला कि चीन को कैसे रोका जाए, कि चीन उभर के आ रहा है, अमेरिका एक अकेला सुपर पावर है, वो हालात कुछ सालों में नहीं रहेंगे, कि चीन जो है इतनी जल्दी से आगे बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए हमें कुछ करना होगा। और क्या करना होगा, हमें एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी तय करनी होगी जिसका एक बड़ा हिस्सा भारत होगा। भारत जो है काउंटर बैलेंस करेगा चीन को। ये व्हाइट हाउस की स्ट्रेटेजी है जो 2021 में जनवरी में डिक्लासिफाई हुई है। उसके तहत 3 मिलिट्री एग्रीमेंट भारत ने अमेरिका के साथ साइन किए, लेमोआ, कॉमकासा, और ये 3 बुनियादी एग्रीमेंट हैं जो कहती है कि भारत की एयरफोर्स, भारत की नेवी, भारत की जो
सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है वो यूएस के साथ जुड़ जाएगी, वो शेयर करेंगे। मकसद क्या होगा यहाँ पर कि चीन को रोकना है। हम यहाँ पर इस यूएस की स्ट्रैटेजी में क्यों जुड़ रहे हैं ये किसी को नहीं पता। बगैर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बगैर अपने मैनिफेस्टो में लिखे, बगैर पार्लियामेंट में इस चीज को दोहराए हमने ये 3 अग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए। और ये जो स्ट्रैटेजी थी क्वाड की वो ये थी कि इंडो पैसिफिक तो पानी का है इलाका। चीन ने क्या किया कि भारत का जो बॉर्डर है वहां उसको हम एक्टिव कर दिया गलवान पे, लद्दाख पे, कि भारत का जो फोकस जो है वो जमीन पे रहे, ना कि ये अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी पे। इसके बाद हम ट्रंप के पास गए हैं, इसके बाद हमने ये 50% का तमाचा खाया है, बगैर कुछ सोचे कि हम क्या कर रहे हैं, इसके नताइज क्या होंगे, इसके लॉन्ग टर्म रैमिफिकेशन क्या है, हम क्यों कर रहे हैं ये, बगैर कोई डिस्कशन के, बगैर कोई भी बयान दिए हम कूद पड़े इसमें। जहां पर ये सेना कह रही थी कि हम विश्व गुरु हैं, हम G20 के सरबराह हैं वगैरह, उसके नीचे ये सब हो रहा था। चीन ये जानता है, जैसा कि आपने कहा, जो राजदूत है चीन के, अमेरिका के, पोलैंड के, रशिया के, यूक्रेन के, जो दिल्ली में बैठे हैं, वो रोज एक खत भेजते हैं अपनी कैपिटल को कि ये शख्स जो है भारत को चला रहा है वो ऐसा है, उसे आप थोड़ा खुश कर दें, एक बैंक्वेट रख दें उसके लिए, गले मिल ले उसके लिए, उसका एक बड़ा पोस्टर लगा दें। वो चाहता ये है, गहराई से सोचने वाला शख्स नहीं है ये शी समझ गए, ये पुतिन समझ गए, ये ट्रंप जो खुद मूर्ख है वो भी समझ गया, और इस जाल में हम फंस गए। और फंसे ऐसे कि आज कोई दोस्त नहीं है हमारा, हमें मजबूरन जाना पड़ा है शी के पास, क्योंकि इस तरफ इतने झूठ बोलने के बाद भी हम अपने आप को कह नहीं पाते कि आज अमेरिका हमारा दोस्त है। अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारी सबसे बड़ी ट्रेड सरप्लस है। ये जो 50% रहेगा, मैं नहीं मानता कि ये रहेगा लंबे अरसे तक, क्योंकि अमेरिका की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी यही होगी कि चीन के खिलाफ भारत को खड़ा करें। तो ट्रंप के फायदे में, यूएस के फायदे में ये नहीं है कि हम चीन के पक्ष में जाकर बैठ जाएं, लेकिन ये हुआ इसलिए कि क्योंकि हमने अपने आप को एक पैदा माना और अपने आप को यूज के लिए खड़ा कर दिया कि आपको जो फायदा लेना है हमसे वो ले लें। यानी शतरंज का जो है आप प्यादे का जिक्र कर रहे हैं कि वो सिर्फ मान के हमें कोई चल गया, यानी हम एक ऐसी चाल थे जिसे चल गया कोई और हमें पता भी नहीं चला। अब ये बताइए, आपकी जो ये तस्वीर उभर कर सामने आ रही थी, ये एक तरह से बहुत ही वेल प्लान्ड लग रहा था कि शी जिनपिंग और पुतिन और नरेंद्र मोदी तीनों हाथ में हाथ डालकर बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड, बेस्टीज की तरह एकदम आपस में गलबहियाँ कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और ये तस्वीर देख के अमेरिका डर जाएगा, कांप जाएगा। क्या ये कोई ऐसा एक ऐसी तस्वीर है जो दिखाने की कोशिश हो रही है? मान लेते हैं अगर तीनों देश इतने नज़दीक नहीं भी हैं, तो क्या भारत कोई स्ट्रेटेजिकली इसको प्ले करने की कोशिश कर रहा है या सिर्फ ये टीवी का तमाशा है? ये बकवास है। ये 3 देश में से सिर्फ एक सुपर पावर है चीन। भारत के लोग 60%, जब अगला सेंसस आएगा तो शायद ये 70% होगा। 80 करोड़ लोग आज हर महीने अनाज के लिए खड़े होते हैं। हमारी जो सेना है वो थल सेना है पूरी की पूरी। 90-95% जो आपकी जो कैपेसिटी है वो लैंड बेस्ड है। वो आप उससे जो पावर प्रोजेक्शन कहते हैं वो आप नहीं कर पाओगे, जो चीन कर पाता है, जो अमेरिका कर पाता है, जो कुछ हद तक रूस कर पाता है। हम वैसे नहीं है। हमारी स्ट्रैटेजी एक्चुअली डिफेंसिव है कि ज्यादातर लोग रहें, जो हमारी बॉर्डर है वो सलामत रहें। अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये 3 साथ में रहे ना रहे। रूस कंगाल देश है, रूस के पास कुछ है नहीं, सिर्फ इसलिए चीन से उसकी दोस्ती है कि चीन जो पदार्थ चाहता है, तेल है, गैस है, गेहूं है, वो रूस से लेता है। रूस कोई ऐसी चीज आज टेक्नोलॉजिकली बनाता नहीं है जो चीन लेता है। हम इसमें फंसे पड़े हैं क्योंकि हमने कई दशकों तक सामान लिया है रूस से और कहीं से हम ले नहीं सकते।
तो रूस से हमारी दोस्ती जो है एक ट्रांजैक्शनल दोस्ती है कि माजी में जो था कि आप अपना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वीटो कश्मीर के मुद्दे पर यूज करें, वो है नहीं अभी। हम सिर्फ रूस के साथ जुड़े हैं इसलिए क्योंकि जो रूस बनाता है वो हम लेते हैं। हमें जरूरत है इसकी। हाँ, चीन के साथ तो मैं नहीं मानता कि कोई दुश्मनी होनी चाहिए हमारी, और जो कदम हमने पिछले 6-7 सालों में उठाए हैं उनको खींचना होगा हमें वापस। जी हाँ, अब आखिरी सवाल आपसे संक्षेप में, सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही था, शुरुआत मुझे इससे ही करनी थी शायद, कि नरेंद्र मोदी इतना हंसते क्यों हैं जब वो देश से बाहर जाते हैं? वो लोगों को से चिपक क्यों जाते हैं, उनसे चिपट क्यों जाते हैं नेताओं से? वो ऐसा बताने की क्यों कोशिश करते हैं कि इनके साथ स्कूल या कॉलेज में पढ़े थे, यहाँ उनकी डिग्री नहीं मिल रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके स्कूल कॉलेज में पुतिन और शी जिनपिंग और बाकी डोनाल्ड ट्रंप या जिन भी नेताओं से, बल्कि आप ये देखें तो अरब के नेताओं से भी, शेखों से भी जिस तरह से वो मिलते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? शायद कोई दोस्ताना हो उनका, मैं नहीं जानता। एक बात ये है कि मेरे साथ भी वो काफी एक फिजिकल अफेक्शन दिखाते हैं कि हाथ पकड़कर, जैसा कि गुजराती शख्स जो 2 मेल वो ऐसा करते हैं, वो मेरे साथ भी किया है उन्होंने। लेकिन उन्हें ये बात समझनी होगी कि ये जो लोग हैं, शी को देखें आप या पुतिन को देखें, कोई शख्स सीसीपी में उभर कर ऊपर आए या केजीबी में उभर कर आए, इसलिए आए हैं कि वो सामने वाले इंसान को परख पाते हैं कि कितने पानी में है ये। अगर आप ऐसा दिखाएं लोगों को कि आप झूठ बोले अपने ही लोगों को कि मैंने वॉर रुकवा दी, कि मैंने G20 का मुझे सरबराह बनाया दिया गया है, वो लोग जानते हैं कि मोदी जी चाहते हैं कि अपने आप को इस इमेज में वो देखना चाहते हैं, तो वो ही चीज करेंगे जो जिससे मोदी जी में कोई नम्रता अमा जाए। और वो लोग फिर और क्या भारत की जो एम्बेसीज हैं अलग अलग देशों में, क्या आपको लगता है उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आप इस तरह की तस्वीर खींचिए? एक तस्वीर मैं देख रही थी जिसमें शी जिनपिंग और पुतिन दोनों खड़े हुए हैं लाइन से, और एक तरफ नरेंद्र मोदी, और उंगली उठाकर ऐसे कह रहे हैं जैसे उनकी क्लास लगा रहे हों। इस तरह की तस्वीरें फोटोग्राफर को क्लास लगा के बताया जाता है कि ऐसी तस्वीरें रिलीज कीजिए? नहीं, ऐसा कोई भी तबक्का नहीं भारत के स्टेट में जो अपने आप को शर्मनाक महसूस ना करें। आईएफएस ले लें, आईपीएस ले लें, आईएएस ले लें, लेकिन आईएफएस खास तौर पे जो नेहरू का जो क्राउन जूल था, जो फॉरेन मिनिस्ट्री थी हमारी इंडिपेंडेंट, बिल्कुल ही उसका खात्मा हो चुका है। सब चमचों से भरे हैं जिनके पास इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। देखें, आईएफएस में आईएएस और आईपीएस से ज्यादा वो लोग जाते हैं जो लोग इंटेलेक्चुअली माइंडेड हो, जो लोग अपने आप को पढ़ा लिखा समझे, लिटरेरी माइंडेड समझे। वही जो लोग थे जिन्होंने अच्छा काम किया है 60 साल तक, डुबा दिया है भारत को इस चीज में, ना कहकर राजा को अपने दरबार में कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। बिल्कुल, बेहद अफसोस की बात है कि ये लेगेसी भी खत्म हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश पटेल जी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।